नमस्कार। आज हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी मुगल साम्राज्य के संस्थापक से जुड़े स्रोतों पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। ये स्रोत हमें उनके शुरुआती जीवन, भारत विजय और उनकी विरासत के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो कोशिश करते हैं समझने की कि मध्य एशिया का एक शासक वो यहाँ इतने बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रख पाया। बिल्कुल। बाबर की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, इसमें लगातार संघर्ष है और कैसे वो बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालते गए ये भी है। वो फरगना के शासक थे, तुर्कों की चगताई शाखा से, यानी चंगेज खान और तैमूर दोनों के वंश से जुड़े हुए थे। और सिर्फ 11 साल की उम्र में 1494 में पिता की मृत्यु हुई और उन्हें फरगना की गद्दी मिल गई। ये उम्र तो बहुत ही कम थी शासन के लिए। हाँ, और शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। मध्य एशिया में उन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे 1501 में सरेपुल की लड़ाई हुई, शैबानी खान से हार गए। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी लड़ाई में उन्होंने उज़्बेकों की वो मशहूर तुलगुमा युद्ध नीति देखी, दुश्मन को किनारों से घेरने की तकनीक। अच्छा। हाँ, और ये अनुभव बाद में उनके बहुत काम आया। तो फरगना हाथ से निकलने के बाद उन्होंने काबुल का रुख किया। सेना 1504 में काबुल पर कब्जा। सही कहा। और काबुल पहुंचकर ही उन्होंने अपना पैतृक खिताब मिर्जा वो छोड़ दिया और पादशाह की उपाधि अपनाई। ये दिखाता है कि शुरुआती हार के बाद भी उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई थी, बल्कि शायद बढ़ ही गई थी। वो एक ज्यादा बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रही थीं, ऐसा लगता है। ये उनकी अनुकूलन क्षमता भी दिखाता है। और फिर आता है भारत से निमंत्रण। उस वक्त दिल्ली सल्तनत में काफी अंदरूनी कलह चल रही थी। इब्राहिम लोधी के अपने ही लोग, जैसे उनके चाचा आलम खान, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी, ये लोग बाबर को बुला रहे थे। और मेवाड़ के राणा सांगा का भी नाम आता है कि उन्होंने भी पहले निमंत्रण भेजा था। हाँ, ये बाबर के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते निर्णायक मोड़ था। देखिए, मध्य एशिया में तो उनके लिए संभावनाएं सीमित हो रही थीं। ऐसे में भारत की जो राजनीतिक फूट थी, उसने उन्हें एक सुनहरा मौका दिया। उन्हें लगा कि हाँ, ये सही वक्त है अपनी किस्मत आजमाने का। यहाँ की अंदरूनी फूट का फायदा उठाया जा सकता है। और इसी के चलते हुई पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। लेकिन कई स्रोत बताते हैं कि बाबर की सेना लोधी के मुकाबले बहुत छोटी थी। संख्या बल बेशक कम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाबर के पास दो बड़े हथियार थे। एक तो उनकी बेहतर सैन्य रणनीति, जिसमें वो तुलगोमा पद्धति शामिल थी, जो उन्होंने सरेपुल से सीखी थी। अच्छा, वो वाली। जी हाँ। और दूसरा, और शायद सबसे अहम, उनका तोपखाना। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा ये उनके तोपची थे। और भारत में शायद पहली बार युद्ध में तोपों और बारूद का इतने बड़े पैमाने पर और इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हुआ था। और नतीजा हम जानते हैं। इब्राहिम लोधी की हार हुई, वो मारे गए। दिल्ली आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया और 27 अप्रैल 1526 को उन्होंने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। उन्हें कलंदर भी कहा गया। इसका क्या मतलब था? हाँ, उनके उदारता के लिए। कहते हैं पानीपत की जीत के बाद उन्होंने बहुत धन बांटा था, काबुल तक भिजवाया था, तो लोगों ने उन्हें कलंदर कहना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, पानीपत जीतना एक बात थी, पर चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। हाँ, बिल्कुल। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजपूत शासक से मुकाबला, ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी। और इस जीत के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि ली। गाजी? अच्छा। फिर 1528 में चंदेरी पर कब्जा किया और 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़ी, जो अफगानों के खिलाफ थी। ये उनका आखिरी बड़ा युद्ध था। जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इतने बड़े इलाके को संभालना, उसका प्रशासन चलाना, ये भी तो आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो क्षेत्र जीते थे, उन्हें अपने बेटों और वफादार अधिकारियों में बांटा, प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी। जैसे हुमायूं को बदखक्षा मिला, कामरान को काबुल और कंधार दिए गए। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि राजस्थान जैसे कई इलाके थे जो पूरी तरह उनके सीधे नियंत्रण में नहीं आ पाए थे। प्रशासन की एक नींव रखी जा रही थी, पर काम अभी बहुत बाकी था। युद्ध और शासन, जी। इसके अलावा बाबर की एक और पहचान है, एक लेखक के तौर पर। उनकी आत्मकथा तुज़ूक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। हाँ, और ये बहुत खास किताब है। चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई। इसे दुनिया की बेहतरीन आत्मकथाओं में गिना जाता है। ये सिर्फ एक बादशाह का लेखा जोखा नहीं है,
इसमें उन्होंने उस समय के हिंदुस्तान का, यहाँ के लोगों का, मौसम, फल फूल, जानवर, सबका बड़ा जीवंत वर्णन किया है। अच्छा। हाँ, और इसमें विजयनगर और मेवाड़ जैसे दो प्रमुख हिंदू राज्यों का भी जिक्र मिलता है। बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया, जो ज्यादा मशहूर हुआ। और उन्होंने कुछ और भी लिखा था? जी, बाबर ने तुर्की में दीवान नाम से कविताएं भी लिखी और इस्लामी कानून पर मुबय्यन नाम की एक किताब भी लिखी। और हाँ, एक बात और, स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके एक सेनापति थे, मीर बाकी, उन्होंने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो कुल मिलाकर फरगाना के एक युवा शासक से लेकर हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बनने तक का ये सफर, इसमें हार भी है, सीख भी है, बदलती परिस्थितियों में ढलना भी है, सैन्य नवाचार है और एक साहित्यिक विरासत भी है। काफी कुछ है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है। अगर बाबर ने सरे पुल की लड़ाई में वो हार ना देखी होती और वो निर्णायक तुगलुमा युद्ध नीति उज़्बेकों से ना सीखी होती, तो क्या पानीपत का नतीजा वही रहता जो हुआ? और अगर पानीपत का नतीजा कुछ और होता, तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास शायद कितना अलग होता।